नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के उस प्लान पर जिसके सहारे वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की जुगत कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के उस नए एजेंडे को लेकर जो बिहारी बनाम गुजराती का एक एंगल दे रहा है बिहार चुनाव को। ये कितना सफल होगा इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बी से बीड़ी बी से बिहार कांग्रेस की एक ट्वीट और उस ट्वीट पर मचा विवाद। क्या है विवाद और इसका कितना पड़ेगा असर बिहार की राजनीति पर, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद। फैजान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राग बिहारी शो में। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि नीतीश कुमार के बारे में पिछले चुनाव में ये चर्चा रही कि वो उनको महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला। इस बार यह हुआ कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, नीतीश कुमार पे तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन इन आरोपों के बीच में आप देखें कि किस तरीके से एक जो प्लान के तहत काम किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो राशि अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि 10,000 रुपये हर परिवार की एक महिला को मिलेगा। इसके साथ ही चिराग पासवान का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि MY समीकरण LJPR का, अब उनका MY समीकरण अलग है। वो कह रहे हैं महिला और युवा का समीकरण। अभी हाल ही में बिहार बंद हुआ, बिहार बंद में बीजेपी ने अपनी जितनी महिला नेताएं हैं उन सबको सड़क पर उतारा, जमीन पर उतारा, उन्होंने लड़ाई किया। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि एनडीए कुछ एक अलग प्लान पे काम कर रही है, जो पुराना उनका प्लान है, जो मीडिया में चर्चे में अक्सर रहता था कि महिलाओं का एक वोट मिलता है। आपके दृष्टिकोण में ये प्लान कितना सफल होगा और कितना इसका असर पड़ सकता है बिहार चुनाव में? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार को महिलाओं के समर्थन की बात है तो ये सिर्फ पिछले चुनाव में ही नहीं, मैंने खुद देखा है। और मैं चूंकि मैंने कवर भी किया है वो सारे इलेक्शन, तो मैंने तो देखा कि 2010 में भी, 2015 में भी और 20 में, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, महिलाओं ने बहुत खुलकर नीतीश कुमार को वोट दिया है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा हुई है। मैंने जो टर्न आउट हुआ है पोलिंग बूथ पर, तो महिलाओं का टर्न आउट ज्यादा हुआ है वहां पर। तो वैसे वैसे भी देखिए, यहाँ महिला और पुरुष वोटरों में कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, 3-4-5% का ही फर्क होता है। और उसमें भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां महिलाएं ज्यादा निकल कर आती हैं वोट देने के लिए पुरुषों के मुकाबले। पुरुष क्या वोटिंग संख्या हो सकता है कुछ कम, उसकी भी एक अलग वजह है। उसकी वजह एक ये है कि देखिए, बिहार से माइग्रेशन बहुत होता है। और माइग्रेशन किसका होता है? वो पुरुषों का होता है, माइग्रेशन महिलाओं का नहीं होता है। जो काम करने के लिए जो पुरुष जाते हैं मजदूर बन के या जिस तरह से भी जाएं, वो पुरुषों का होता है। और वो वोटिंग टाइम में भी नहीं आ पाते हैं, या और भी बहुत से क्या होते हैं, वो तो अपने घर में बेचारे शादी ब्याह के मौके पर भी नहीं आ पाते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो ऐसी हालत में जो वोटिंग का परसेंटेज कहीं कहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, पुरुष का वोट कम होता है। उसकी एक ये भी वजह है। दूसरी वजह यह है कि महिलाओं का आकर्षण नीतीश कुमार की तरफ इसलिए भी हुआ कि देखिए, अब आप अगर पीछे की तरफ देखिए तो 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आया। उसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां था उनके लिए साइकिल की उन्होंने स्कीम बनाई, पोशाक की स्कीम बनाई। तो उसका भी असर महिलाओं पर हुआ। और उसके बाद अभी जो रिसेंट आप देखिए कि जो बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया की राशि दी जाएगी, ताकि वो अपना कुछ काम कर सके अगर वो, और वो अगर अच्छा काम करती हैं तो उनको और भी ज्यादा वो राशि दी जा सकती है। तो ये एक और भी अट्रैक्शन वाली बात है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो आरक्षण नीतीश कुमार की तरफ था वो अभी बना हुआ है। वो आपने एक बीच में बात कही कि शायद उनका स्वास्थ्य अभी उतना अच्छा नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं शायद इस पर उतना ध्यान न दे करके इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगी कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या किया और उनके लिए क्या कर रहे हैं।
ये चर्चा जब होती है कि महिला वोटर्स देंगी, तो एक चर्चा जो हमारे दर्शक भी कई बार आपस में चर्चा करते होंगे या तमाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में या आम लोगों के बीच में भी ये चर्चा होती है कि अभी भी बिहार में, यूपी में कहें या जो भी जहाँ पे एजुकेशन अभी उतना नहीं है और महिलाएं अभी उतनी मतलब कि स्वतंत्र नहीं है खुद निर्णय लेने के लिए, कई जगहों पे इसका इम्पैक्ट दिखता है। ऐसे इलाकों में कैसे महिलाएं इतना बढ़ के आगे प्रभाव इनका रहता है कि ये खुद से निर्णय ले रही हैं? और क्या इसको बात को माना जाए कि अब ऐसे बहुत सारे परिवार हैं प्रदेश में या हर जगह की जहाँ पे महिलाएं अब अपने वोट का निर्णय खुद लेती हैं और वो अपने हिसाब से वोटिंग करती हैं? देखिए, ये आपने सही सवाल किया है कि आखिर महिलाएं खुद से निर्णय कैसे लेने लगी, जबकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है। हाँ। तो उसमें तो पुरुषों का जो फैसला होगा वही महिलाओं को मानना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा बदलाव चलता आ रहा है सामाजिक, हाँ चलता आ रहा है, लेकिन ये सामाजिक बदलाव हुआ है। जी। आप पिछले कम से कम 10 सालों 15 सालों में देखिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार की, उसने सबसे पहले जो लोकल बॉडीज में है उसमें महिलाओं को आरक्षण दे दिया। उसके बाद कारपोरेशन में है, शहरों के जो कारपोरेशन जो है होते हैं, नगर निगम, उसमें आरक्षण दिया। 50% तक आरक्षण उनको दिया गया है। तो वो बड़ी संख्या में जो जीत कर, इलेक्शन जीत कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के वो जो आ रही हैं, तो उससे उनका न सिर्फ मान सम्मान बढ़ा बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है तो वो खुद कहिए कि कोई भी फैसला लेने के लिए या कोई बात को आगे करने के लिए वो थोड़ा उसमें उनको आज़ादी मिली है। और ये बढ़ते बढ़ते अब देखिए यहाँ तक आ गया है कि महिलाएं खुद इलेक्शन लड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि वो खुद पुरुषों को वो कहती होंगी कि नहीं आप भी नीतीश को वोट करिए, मतलब जो पहले जो स्थिति थी उससे उल्टा स्थिति उस पोजीशन में है। इसलिए देखिए, आपको याद होगा कि बिहार के बारे में कहा जाता था कि जहाँ मुखिया अगर कोई महिला हो गई तो मुखिया तो महिला तो हो जाती थी, लेकिन उसका पति ही काम करता था सब कुछ और उसको मुखिया पति कहा जाता था। लेकिन अब ये खत्म हो गया। अब आपको गांव देहात में मुखिया पति और ग्राम पंचायत पति ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि महिलाएं खुद काम कर रही हैं और खुद इसमें भी, हालांकि ये कोई बहुत आसानी से काम नहीं हुआ, इसमें बहुत समय लगा है। और इसमें ये एक तरह से कहिए कि जो सोशल रिवोल्यूशन हुआ है वो आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। सर, आपका कुछ जो एक अनुमान की जब कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास अपना कहने को तो जाति अगर सिर्फ एंगल देखा जाए तो सिर्फ 6% का वोट कहा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास 15% वोट है बिहार का, ये चर्चा है। तो वो किस हिसाब से, क्या इस महिला का वोट प्लस उनके जो कुछ कार्य हुए हैं उसका वोट किस हिसाब से कहा जाता है ये चर्चा? यहाँ ये सही है कि देखिए उस जिस जाति से वो आते हैं उसका तो प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ये लोग वोटर सपोर्ट जो है वो कोई बढ़ा नहीं है। लेकिन अगर वो 13%, 14%, 15% अगर हो जाता है तो उसकी वजह यही है कि महिलाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति वो भेदभाव के, और युवा भी किसी बिना भेदभाव के, और सिर्फ कुर्मी नहीं बल्कि दूसरे जो ईबीसी है या जो बैकवर्ड कास्ट है उनका भी कुछ प्रतिशत उनको सपोर्ट मिलता रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को बहुत सी जातियों का समर्थन मिल रहा था 2015 के बाद से, और वो समर्थन अभी भी उनका कायम है। ये नहीं है कि उनका समर्थन कोई खत्म हो गया या वो उनसे अलग छटक गए, ऐसा नहीं है। समर्थन उनका अभी भी बना हुआ है। खासतौर से महिलाओं की जो बात आपने अभी की है, महिलाओं का तो समर्थन बिल्कुल अच्छी तरह से उनको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। सर, दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे कि लालू यादव ने 2 ट्वीट किए हैं। ट्वीट चर्चे में शायद आपने भी देखा ही होगा कि वो कह रहे हैं कि जो गुजराती और बनाम हिंदी की बिहारी की बात है और ये इस तरीके की बातें हैं कि ये लोग कैसे आके यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और भ्रमित कर रहे हैं, इस तरीके को उन्होंने कुछ बयान दिया है। इसके साथ ही एक कांग्रेस का भी ट्वीट आया है। कांग्रेस के ट्वीट में वो जो मेरा इसी से तीसरा सवाल था वो यही था कि बी से बीड़ी और बी से बिहार, ये कांग्रेस का है।
दोनों एक दूसरे पे आक्रामक हैं। किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है? क्या मैं जब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, अमित शाह की बात करूं, नेतृत्व है वही चेहरा चलता है। और कई बार अपने भाषणों में प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि ये विकास करते हैं गुजरात में, फैक्ट्रियां लगाते हैं गुजरात में और ट्रेन चलाते हैं, मजदूर ढोते हैं बिहार से। ये बिहारी की बात जो है ये चुनाव में कैसे काम कर सकती है? क्या ये मुद्दा बन सकता है इस बार के चुनाव में? देखिए जी, ऐसा है कि चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों जो गठबंधन है, दोनों अलायंस हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि अभी देखिए चुनाव का कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन तो अभी तक हुआ नहीं है कि कब चुनाव होगा। उम्मीद है कि नवंबर में ही होगा, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अभी भी ये सभी दल जो है वो इस फिराक में लगे हुए हैं कि उनको कोई बहुत मजबूत, कोई बहुत ही स्ट्रांग, कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जो पब्लिक को हिट करे, जो पब्लिक को जो अफेक्ट करे। लेकिन देखिए, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिए तो अभी भी मुद्दे वही हैं, पुराने मुद्दे जो थे। वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो पलायन का मुद्दा हो, या बिहार में बाढ़ सुखाड़ का मुद्दा हो, ये अहम मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। न ही ये कोई मुद्दा है कि बी से बिहार और बी से बीड़ी, और बी से तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो बीड़ी और बिहार की तुलना करना है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि बीड़ी और बिहार का तुलना कर दिया गया, बिहार की बेइज्जती कर दी गई है। बीजेपी वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो केरला कांग्रेस के जिस आदमी ने भी इस तरह का ट्वीट किया है, वो बड़ा ही मतलब भद्दा और इसको कहें कि कम पढ़ा लिखा आदमी ही इस तरह की बात कह सकता है कि बी से बिहार और बी से बीड़ी। ये मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ भाई। बी से तो बहुत शब्द निकल आएंगे। बीड़ी, अच्छा बीड़ी कहाँ नहीं पी जाती है? या बीड़ी महाराष्ट्र में नहीं पीते हैं, या उत्तर प्रदेश में नहीं पीते हैं, या बंगाल में नहीं? हर जगह बीड़ी पी जाती है। और बीड़ी का बिहार में अब कोई कारखाना नहीं है, पहले हुआ करते थे, अब कोई बड़ा कारखाना बिहार में नहीं है। सिर्फ घरेलू उत्पाद है ये, जो आपको बिहार शरीफ, नालंदा के कुछ जगहों में ये घर में महिलाएं और मर्द जो है ये बीड़ी बनाते हैं और उसको बेचते हैं। कोई बड़ी कंपनी जैसे यहाँ पहले हुआ करती थी स्वदेशी बीड़ी कंपनी या ये सब कंपनी, अब यहाँ कोई बड़ी कंपनी बड़ी नहीं है। वो सब महाराष्ट्र में है और बंगाल में है। मतलब उन्होंने जो ट्वीट किया था, एक फोटो लगाया था, उस फोटो में बकायदा सिगार का और जीएसटी की बात है। तो सिगार हो गया, सिगरेट हो गया, इनकी जीएसटी परसेंटेज बढ़ा है, इनपे टैक्स बढ़ा है, बीड़ी का सस्ता कर दिया गया है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का एंगल कि हाँ हिंदी वाले क्षेत्रों का कब्जा है दरअसल इसमें, इसलिए हिंदी वाले क्षेत्र में अब बिहार का नाम वो आए दिन ले ही लेते हैं, चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु, उस साइड में साउथ में ज्यादातर हिंदी फील्ड में अगर नाम लेते हैं तो यूपी का कम नाम लेंगे, एमपी का कम नाम लेंगे, लेकिन बिहार एक है कि हाँ मजबूती से वो सबसे पहले उनका नाम आता है। तो उन्होंने बी से बीड़ी कर दिया, बी से बिहार, ये तुलना कर दिया। अब बिहार के जो भाजपा वाले हैं कि इनकी तो आदत ही है, यहाँ के कांग्रेस जो नेता है हमला करते हैं। सुनिए अंकित जी, बी से बीजेपी भी होता है। तो वही ना, तो वो तुलना ही वही कि ये भी तो हिंदी तरफ का ही है, इसमें दबदबा हिंदी वालों का है। मैं कह रहा हूँ ये कोई तुलना ही नहीं है, ये बड़ा ही मतलब अजीब सा वो है। किसी ने बिल्कुल बचकाना जैसा, वो बचकाना जैसी हरकत होती है उस तरह की है, और उसको कुछ लोग जो है वो अब इशू बना रहे हैं कि देखिए ये तो बिहार का बहुत बड़ा अपमान हो गया बीड़ी से उसकी तुलना करके। तो मुझे ये देखिए ये सब कोई इशू ही नहीं है। ये अगर आपके पास कोई समय बचा हुआ है, आपके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है, आपके पास कोई तो इस पे चर्चा कर लीजिए, तो ये इस तरह की बातें हो सकती है। हाँ, लेकिन ये मेरा सवाल इसलिए भी ये था कि ये तो चलिए ठीक है, केरल वाले कह रहे हैं या साउथ वाले कह रहे हैं कि बिहार और बिहार को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं पहले आई भी थी कि वो क्षेत्र के नाम पे इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और है कि जैसे महाराष्ट्र में चला कि बिहार के प्रति एक दिखा लोगों का कि कुछ बड़े नेताओं के बयान और नफरत टाइप के बयान दिखे। अब बिहार में भी राजनीति में इस तरीके की चर्चा है कि गुजरात के लोग, गुजराती, लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है, ए मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार से, फैक्ट्री चाहिए गुजरात से। ये लाइन प्रशांत किशोर की भी है।
तो मेरा ये सवाल है कि इन सब चीज़ों का असर कितना पड़ सकता है अगर ये मुद्दा बन रहा है बिहारी बनाम दूसरे जगह का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी को गुजराती के नाम पे कुछ नुकसान हो सकता है या उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग? देखिए ठीक है, वो लालू जी ने गुजरात का नाम लेके कहा, लेकिन अभी आपको मैं याद दिलाऊं कि जब राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी, वो वोटर अधिकार यात्रा, तो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को इन लोगों ने बुलाया, यानी महागठबंधन यूपीए के वो एलाई पार्टनर हैं, उनको बुलाया। वो बिहार के एक जिले में वो गए और राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ वो घूमे भी। तो इस पर भी ये एक इशू बनाया गया कि देखिए एक ऐसे मुख्यमंत्री को बुलाया गया इन लोगों के द्वारा जहां बिहारियों की बड़ी बेइज्जती की गई, उनको मार के भगाया गया या क्या। देखिए इसको भी इशू बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें इशू कहां से बनेगा भाई, आज की तारीख में लाखों बिहारी तमिलनाडु में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। ये सबको क्या किसी ने भगा दिया? या अगर इस तरह की कोई बात हुई थी पिछले साल में कि वो भी बाद में पता चला कि नहीं वो गलत था, वो तमिलनाडु का वो वीडियो नहीं था कि उसमें बिहारियों को मारते हुए दिखाया गया था, वो बाद में पता चला कि वहां नहीं। इस तरह की देखिए ये जो रीजनलिज्म जो होती है, रीजनलिज्म आमतौर पर स्टेट इलेक्शन में जो आप यूज किया जाता है, विधानसभा की जो इलेक्शन होते हैं उसमें काम नहीं करते, लेकिन कास्टिज्म तो काम करती है, कास्टिज्म काम करेगी। और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद अंकित जी। जी, तो फिलहाल आज राग बिहारी में इतना ही। जो भी बिहार के विषय हैं उन पर हम लगातार बात करते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।